अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री सब्जेक्ट से लेसन जो हम पढ़ते हैं द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम पहले रिवाइज करते हैं प्रीवियस लेसन को, तो हम जानते हैं कि हमने देखा कि ग्लोबल वर्ल्ड में यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर की तरफ बहुत कम तवज्जो हुआ और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ तवज्जो देने लगे। ये जो नया रिवॉल्यूशन आया था और जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा नए इस टेक्नोलॉजिकल दौर में ही और इन्हीं इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे। और हमने ये भी देखा कि टेक्नोलॉजी के नतीजे में जो वहाँ लैंड था, एग्रीकल्चर लैंड था, वो अनकल्टिवेटेड रहा। उसकी वजह ये बनी कि ब्रिटिश पर लैंडेड ग्रुप्स का ये पहले ये जोर रहा कि आप कॉर्न लॉज को एबॉलिश करो, इंपोर्ट नहीं करना पड़े कॉर्न बाहर से। तो गवर्नमेंट ने जब इस पर बैन लगाई तो फिर इंडस्ट्रियल ग्रुप ने फिर प्रेशर किया गवर्नमेंट को कि नहीं, हमें यहाँ फूड ग्रेन जो हैं ये महंगा मिलते हैं, इसलिए ये क्रॉप जो है, ये फूड ग्रेन जो हैं ये एक्सपोर्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने वहाँ इस कॉर्न लॉज को फिर एबॉलिश किया। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ये एग्रीकल्चर लैंड यूरोप में, पर्टिकुलरली इन ब्रिटेन, वहाँ एग्रीकल्चर लैंड किस तरह वो फिर अनकल्टिवेटेड रही, क्योंकि उनको कोई डिमांड नहीं रही अब एग्रीकल्चर की, क्योंकि बाहर से जो गल्ला आता था वो बड़ा सस्ता मिलता था। तो ये तो हमने पढ़ा, तो थोड़ा हमने इसको थोड़ा रिलेट करने के लिए हम कहते हैं कि असल में हमें देखना है कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो है इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे क्या इसका क्या रोल बनता है इसमें ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में। असल में हम देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है, जो नई नई एडवांसमेंट हो गई, इन्वेंशंस हो गई, फास्ट रेलवेज आई, स्टीम शिप्स आए और ये टेलीग्राफ्स आए, और इस वजह से जो है ये नया ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है ये ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी चेंज आ गई, ग्लोबल चेंज आ गई वर्ल्ड में, और ट्रेड जो है ये बढ़ गया। इसकी सबसे अहम मिसाल जो है हम ये लेते हैं कि जब यूरोप में जो गल्ला आता था बाहर से, खासकर ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से जो गल्ला आता था, तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब वहाँ यूरोप में जब ये गल्ला पहुँचता था ये बहुत महंगा आता था, क्योंकि इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। पर्टिकुलरली एक मिसाल से हम ये देखते हैं कि ये जो फूड ट्रैवल हमने देखा, फूड ट्रैवल का बड़ा रोल बनता है इस ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में। कि हमने देखा कि किस तरह से अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होने लगा गल्ला यूरोप में, और इस तरह से हम एक दूसरी मिसाल जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम देखेंगे तो फिर यहाँ हमें यह समझ आता है कि 1870 में 1870s यानी लेट 19th सेंचुरी की बात हम करेंगे, तो ये जो यहाँ जो अमेरिका से सिर्फ फूड ग्रेन्स नहीं आते थे बल्कि मीट भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। मीट भी एक्सपोर्ट होता था अमेरिका से और यूरोप में वो पहुँचता था। लेकिन बड़ी वजह ये थी कि ये मीट जो था ये एनिमल्स यहाँ से लाए जाते थे, लाइव एनिमल्स लाए जाते थे, और जब ये लाइव एनिमल्स अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से इधर यूरोप में लाए जाते थे, ये शिप्स में इतनी ये ज़्यादा स्पेस लेते थे और ये दूर दराज का सफ़र था, इसमें ये जानवर अक्सर मर भी जाते थे और कभी ये बहुत कमज़ोर हो जाते थे। और जब ये डेस्टिनेशन पर पहुंचते थे, जब ये यूरोप में पहुंचते थे, क्योंकि लॉन्ग वॉवेज की वजह से ये बहुत कमज़ोर हो जाते थे और कभी मर भी जाते थे। इस वजह से ये कभी कुछ जानवर इनमें से खाने के काबिल नहीं रहते थे, और इस वजह से जो ये जानवर हैं जब इनको ये जो यहाँ पहुँचते थे यूरोप में, तो यूरोप में जो बहुत कम ये मीट पहुँचता था।
क्योंकि जब यूरोप में मीट कम पहुंचा था, आबादी ज्यादा थी, तो इस वजह से कि मीट के प्राइसेस जो है ये बहुत बढ़ गए थे। जब मीट के प्राइसेस बढ़ गए तो यूरोप का एक आम जमींदार, ए पुअर मैन ऑफ यूरोप, उसके लिए ये मीट खाना बहुत लग्जरियस बात थी। वो गोश्त को नहीं खा सकता था क्योंकि इसकी कीमत बड़ी ज्यादा थी। तो लेकिन टेक्नोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि जब फिर एडवांसमेंट की वजह से जब ये हम देखते हैं कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी जब आ गई, जब रेफ्रिजरेटर शिप्स जब आ गई, यानी एडवांसमेंट जब हो गई, तो फिर ऐसे शिप्स भी आ गई जिनमें रेफ्रिजरेटर का इंतजाम था, अब कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम था। अब जो ये एनिमल्स थे ये वहां से लाइव नहीं लाए जाते थे, अब इनको वहां ही स्लॉटर किया जाता था, इनको वहां ही स्टार्टिंग पॉइंट पर ही इनको ये मतलब स्लॉटर किया जाता था, स्टार्टिंग पॉइंट पर इनको मारा जाता था। फिर जो है ये गोश्त जो है जहाजों में लाया जाता था और एज फ्रोजन मीट, फ्रोजन मीट। अब 1870 में पहले लाइव एनिमल लाए जाते थे, लेकिन इससे यूरोप की डिमांड पूरी नहीं होती थी। इस वजह से यहाँ यूरोप का गरीब जो था उसके लिए ये गोश्त बहुत महंगा था और उसके लिए ये एक लग्जरियस आइटम था, तो वो नहीं खा सकता था। लेकिन जब एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हो गई तो अब ऐसे शिप्स आ गए जिनमें रेफ्रिजरेटर का इंतजाम था, कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम था। अब जो है तमाम पेरिशेबल आइटम्स अब शिप्स के जरिए से अब यूरोप लाई जाते थे। अब सिर्फ मीट ही नहीं है, इसमें एग्स भी हैं, बटर है। ये कुछ ऐसे आइटम थे कि यूरोप में ये चीजें बहुत इनकी बड़ी डिमांड थी, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में वहां थी, इनकी शॉर्टेज वहां थी, यूरोप में थी। तो इस वजह से अब यूरोप के लोग जो हैं अब इस टेक्नोलॉजी की वजह से अब इनके पास एक बेहतरीन फूड्स मिल गई। इससे पहले वो सिर्फ ब्रेड और पोटेटोज पर गुजारा करते थे, ब्रेड एंड पोटेटोज। तो अब वेराइटीज ऑफ फूड्स इनके पास पहुंचे, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से ये फूड्स आए। इसकी वजह ये बनी कि रोल ऑफ इसमें टेक्नोलॉजी का भी एक रोल है। तो अब आम ये जो यूरोपियन सिटीजन था, अब यहाँ सोशल सेटअप थोड़ा जब फूड चेंज यहाँ हो गई, अब जब यहाँ अच्छी तरह से इनको खाने को मिलने लगा, तो यहाँ एक चैन और अमन से वो रहने लगे। अब इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो इनकी है वो ठीक बन गई। अब इन्होंने पीसफुल लाइफ गुजारी, अब सोशल लाइफ इनकी बेहतर बन गई। अब इसके साथ साथ जब सोशल लाइफ बेहतर हो गई, अब यूरोपियन ने सोचा कि अब इन्होंने कोलोनाइजेशन का दूसरा जो एडवांसमेंट का दूसरा जो वो ये जो रोल है वो है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ फ्लोरिशिंग ऑफ ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स। फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड एक्सपेंडेड मार्केट्स। अब टेक्नोलॉजी की वजह से अब ट्रेन्स का इंतजाम हो गया, अब लाइट वैगन्स का इंतजाम हो गया, अब टेलीग्राफ्स का इंतजाम हो गया। तो इसमें कॉलोनाइजेशन जो है, यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनाइजेशन की तरफ इन्होंने अब ध्यान दिया। अब ये एडवांसमेंट जब इनमें आ गई, अब इन्होंने वीकर कंट्रीज को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, तो जो है कॉलोनाइजेशन शुरू हो गई। Colonization means subjugation of a weaker country by a powerful country. और कमजोर मुल्क पर ताकतवर ममालिक का कब्जा और यहाँ के रिसोर्सेज को वह इस्तेमाल करता है अपने अपने बेटरमेंट के लिए, अपने अपने मफाद में यहाँ के रिसोर्सेज को वह इस्तेमाल करता है, एक्सप्लॉइट करता है यहाँ के रिसोर्सेज को। तो इस तरह से अब ये जो ट्रेड जब फ्लोरिश हो गया और मार्केट्स भी एक्सपेंड हो गए, अब इन्होंने अब ये यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, इन्होंने 1885 में
1885 में इन्होंने, ये जो यूरोपियन पावर्स थे, इन्होंने एक बर्लिन में एक मीटिंग की। 1885 इन बर्लिन यूरोपियन पावर्स मेट। European powers draw a division of Africa। अब यहाँ लाइव ठीक हो गई। अब इन्हें यहाँ के बाशिंदे जो थे, अब इत्मीनान से हर चीज इन्हें पूछता था। अब इन्होंने दूसरे ममालिक की तरफ रुख किया और सबसे पहली इनकी नजर जो थी वो यूरोप, ये जो इनकी नजर, जो यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन पावर्स की नजर थी वो अफ्रीका पर थी। अफ्रीका जो है ये एक वास्ट कंटिनेंट है। अफ्रीका जो है ये लैंड के हिसाब से, ये इसके पास एबेंडेंट लैंड है, लैंड एबेंडेंट, पॉपुलेशन लेस है इसकी। और ये अफ्रीकन कंट्री जो है इट इज रिच इन मिनरल्स, रिच कंटिनेंट, रिच इन मिनरल वेल्थ। अब मिनरल वेल्थ में भी ये रिच है। अब देखना यह है कि जब इन्होंने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया और हम देखते हैं कि अब ट्रेड और मार्केट तो एक्सपेंड हो गई, लेकिन एक डार्क साइड इसका यह है कि कुछ कंट्रीज के लिए प्रॉस्पेरिटी ये बनती है, ये फ्लोरिशिंग ट्रेड या एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये कुछ ममालिक के लिए, कुछ कंट्रीज के लिए प्रॉस्पेरिटी का बाइस बनते हैं, और कुछ ममालिक के लिए ये परेशानी और उनका फ्रीडम जो है ये सीज हो जाता है। इनके राइट्स जो हैं वो जो है इनको नहीं मिलते हैं, और इनके राइट्स पर भी डाका पड़ता है, इनके रिसोर्स पर भी डाका पड़ता है, और इस वजह से इनके लिवलीहुड्स भी मुतासर होते हैं और इनका फ्रीडम भी मुतासर होता है जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज होती हैं। इसमें सबसे पहली मिसाल हम लेते हैं ये जो अफ्रीका की है। तो हमने क्या देखा, ये जो जब ये यूरोपियन कंट्रीज ने एक सेटलमेंट किया 1885 में, ये यूरोपियन पावर जब बर्लिन में इन्होंने अफ्रीका को डिवाइड किया और इन्होंने इसको बांट लिया, और इसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा ब्रिटेन और फ्रांस ने लिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने लिए ओवरसीज टेरिटरीज ज्यादा हासिल की अफ्रीका से, अफ्रीकन कंटिनेंट से ओवरसीज टेरिटरीज जो है ज्यादा हासिल की। और इसके बाद जो है बेल्जियम और जो बेल्जियम और जर्मनी जो है इसने भी बहुत से इलाके पर कब्जा कर लिया। और फिर अमेरिका ने भी 1890 में भी उसने भी स्पेन के पास जो कॉलोनी थी उस पर अमेरिका ने कब्जा किया। यानी 1890 में अमेरिका ने भी इस अफ्रीका को कॉलोनाइज किया, और जो स्पेन के पास जो टेरिटरी थी वो अमेरिका के हाथ आ गई, अमेरिका। और इस तरह हम देखते हैं। लेकिन यहां बात यह है कि अफ्रीका जो है जैसा कि मैंने पहले कहा कि अफ्रीकन यहाँ लैंड एबेंडेंट है, पॉपुलेशन कम है, और यहाँ के लोग जो हैं इनको मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनके पास लैंड ठीक है, ये अच्छी तरह से, इनके पास लाइव स्टॉक भी है, और ये अपना गुजारा ठीक तरह से करते हैं, ये प्रॉस्परस जिंदगी गुजारते हैं, इनके पास मिनरल वेल्थ भी है, तो इनको मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये कॉलोनाइजर्स जब ये जो यूरोपियन पावर जब यहाँ पहुंचे, अब इन्होंने यहाँ प्लांटेशन शुरू किया, प्लांटेशन और माइन रिसोर्सेज को, यहाँ की माइन्स और प्लांटेशन यहाँ शुरू की, ताकि यहाँ से हम ये जो क्रॉप्स हैं इसको हम यूरोप में ले जाएंगे, ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमें मिल सके। तो इंटरनेशनल मार्केट में इस क्रॉप को और यहाँ की मिनरल वेल्थ को अपने वो इस्तेमाल करें, इसका ट्रेड करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नफा कमाएं। अब जब यहाँ ये कॉलोनाइजर्स यहाँ आए, अब इनका इरादा था कि हम यहाँ प्लांटेशन करें, ये अब अफ्रीका की इस जो वसी और अरीज लैंड है और ये बड़ी फर्टाइल लैंड है, यहाँ हम एक तो प्लांटेशन करें,
प्लांटेशन क्रॉप्स हम ग्रो करें और दूसरा हम यहाँ से मिनरल वेल्थ भी हासिल करें, लेकिन इसके लिए इनको लेबर की प्रॉब्लम थी। लेबर कहाँ से मिलता? लेबर इनको हासिल करना था अफ्रीका से, लेकिन अफ्रीकन पीपल वर नॉट रेडी फॉर ए वेज, क्योंकि इनके पास लाइफ स्टॉक था और इनके पास अपनी लैंड थी। अब इन्हें मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब कॉलोनाइजर्स ने क्या किया कि हमें ये देखना है कि हाउ कॉलोनाइजर्स how the lives and the freedom of the colonized societies is affected by colonization। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, अब इसके लिए लेबर की इनको जरूरत है। अब ये जो कॉलोनाइजर्स ने क्या काम किया, इन्होंने यहाँ लोगों पर सब ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया, यानी दे इम्पोज हाई टैक्सेस ऑन पीपल, impose high taxes। लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाया। अब ये टैक्स जो है ये आम इंसान अदा नहीं कर सकता था। इस टैक्स को अदा करने के लिए लाजमी था कि जब तक न एक अफ्रीकन जब तक न वो मजदूरी करेगा तब तक उसका ये जो टैक्स है वो इसको अदा नहीं कर सकेगा। तो एक तो इन्होंने ये किया, इन्होंने इस तरह से इन्होंने एक टैक्टिक्स चलाई, इन्होंने इस एक मुख्तलिफ तरीके इनको एंगेज करने की ताकि ये अपने लिए ये प्लांटेशनर्स और माइनस के लिए लेबर फराहम करें। तो दूसरा काम इन्होंने क्या किया, दूसरा काम कॉलोनाइजर्स ने ये किया कि इन्होंने लैंड इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस ऑफ लैंड, इनहेरिटेंस ऑफ लैंड, इसको चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 5 फैमिली मेंबर्स, और यहां इन्होंने सिर्फ एक आदमी को इनहेरिटेंस का हक दिया। माल की जमीन एक ही फैमिली मेंबर को बनाया और जो 4 जो रह जाते हैं इनको फोर्स किया फॉर लेबर, इनको लेबर मार्केट के लिए इन्होंने सपेयर किया। तो इस तरह से इन्होंने इनहेरिटेंस लैंड इनहेरिटेंस लॉज में भी चेंज किया अपनी मफाद के लिए, और यहाँ जो है सिर्फ फैमिली का एक मेंबर सिर्फ उसके लिए उसको जमीन के मालिकाना हुकूक दिए, बाकी 4 अफराद को इन्होंने लेबर मार्केट में धकेल दिया। तो इस तरह से इन्होंने एक कोशिश की ताकि इन लोगों को लेबर मार्केट में ले जाकर इनसे हम मजदूरी ले लें। तो हम क्या देखते हैं, फिर जब ये मजबूर हो गए इनको यहाँ लेने के लिए, लेकिन और दूसरा एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो ये है, जब ये कॉलोनाइजर्स यहाँ अफ्रीका में आए और इन्होंने एशिया से इन्होंने कुछ कैटल आए थे इटालियन फोर्सेस जो अफ्रीका में थे जिनकी वहां कॉलोनी थी, और एशिया से जिस पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, जो एशिया जो कॉलोनाइज्ड मतलब कॉन्टिनेंट था, तो वहां एशिया से इन्होंने इटालियन फोर्सेस के लिए यहां से कैटल लाया फॉर मीट, यानी गोश्त यहां से लाया गया। और ये कैटल जो यहां से लाया गया ये कैटल इन्फेक्टेड थे, कैटल वर इन्फेक्टेड। जब ये कैटल यहाँ पहुंचे अफ्रीका में, तो अफ्रीका के ईस्ट में जब ये पहुंचे, तो यहां जब ये इन्फेक्टेड कैटल पहुंचे तो यहां जो है ये ईस्ट और वेस्ट में ये पूरी तेजी से ये बीमारी फैल गई, और इस तरह से ये जो कैप ऑफ गुड होप जो साउदर्न मोस्ट टिप है अफ्रीका का, वहां तक ये इन 1890 में ये जो कैटल यहाँ लाया गया था, इसको कहते हैं, ये इन्फेक्टेड कैटल थे। इनको एक बीमारी थी जिसको हम कहते हैं रेंडर पेस्ट। ये बीमार कैटल थे और रेंडर पेस्ट की डिजीज उनको लगी थी, इन्फेक्शियस कैटल ये थे। तो इस तरह जब 1890 में इनको यहाँ लाया गया, तो लेकिन जब ये ईस्ट अफ्रीका में पहुंचे और फिर वेस्ट अफ्रीका में ये वाइल्ड फायर की तरह ये तेजी से ये बीमारी फैल गई, और कैप ऑफ गुड होप तक ये 1895 में 5 साल में ये पहुंची। 1895 में कैप ऑफ गुड होप तक ये पहुंच गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से पूरा कॉन्टिनेंट जो है इस डिजीज की जद में आ गया, और इस तरह से कहा जाता है कि 90% कैटल वाज किल्ड। अब 90% कैटल
ये जो जाया हो गया अफ्रीका का। और अफ्रीकन पॉपुलेशन जो थी, यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा गुजारा जो था, सबसे बड़ा इनका मेन स्टे जो था वो इनको था ये कैटल, लाइव स्टॉक। लेकिन लाइव स्टॉक पर ये बीमारी की वजह से अब 90% लोग जो हैं वो 90% कैटल जब खत्म हो गए, तो इस तरह से आम लोग जो हैं अब वो बेसहारा हो गए, बेरोजगार हो गए। इस तरह से यूरोपियंस को और ज्यादा मौका मिल गया इस अफ्रीकन पीपल को सबड्यू करने का, अफ्रीकन कंटिनेंट को पूरी तरह से सेकेंड जे में मतलब लेने का, और इनको सबड्यू और इनको कंट्रोल करने का, इनको कॉलोनाइज करने का मौका अच्छी तरह से मिल गया। तो इस तरह से सारा अफ्रीकन ये जो मतलब पॉपुलेशन थी वो लेबर मार्केट में धकेल दी गई, और इस तरह से अब इनको सिर्फ वेज ही इनके लिए एक सहारा रहा। ये था इसके बारे में कि हाउ दिस टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, और इसका एक डार्क साइड भी है, और इसका एक ये जो है एक ब्राइट साइड भी है, और डार्क साइड भी इसका एक है। और जिस तरह की हम देखते हैं कि ये अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन जो है, इसके बारे में जो थोड़ा बहुत आपने ये जानकारी ली, तो इंशाल्लाह कल हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे ये जो वर्ल्ड का जो हाल है कॉलोनाइजेशन के हवाले से, तो वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। शुक्रिया।